आइए दोस्तों, डेली की तरह आज हम फिर आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं बाल विकास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है कि जो बाल विकास से रिलेटेड हमारे प्रश्न हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा 20 अगस्त को एग्ज़ाम भी होना है। तो आइए, समय हमारे पास बहुत ही कम बचा हुआ है, तो आइए रिवीजन करते हैं फटाफट। तो दिया गया है कि बच्चों के विकास का क्रम है, तो हमको बताना है कि बच्चों के विकास का क्रम क्या है। तो आइए बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में। तो पहला ऑप्शन है कि अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि पैरों से सिर की ओर होता है। चौथा ऑप्शन है कि हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो अगर बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कथन ए में दिया गया है दोस्तों कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से। तो दोस्तों दो लोग बच्चों के बारे में बताया गया, एक ज़्यादा अधिकतम आय वाले बच्चे हैं और एक कम आय वाले, जिसको दोस्तों अमीर या गरीब के नाम से समझ सकते हैं। और तर्क में क्या दिया गया हमारा कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। तो अगर बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो आइए देखते हैं हमारे जो ऑप्शन दिए गए दोस्तों। तो इसमें राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो सेकेंड ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और आर जो है दोस्तों दोनों सही हैं हमारे, ए और आर जो है हमारे दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। तो दोस्तों जो आर हमारा तर्क दिया गया है वो सही व्याख्या ए की नहीं करता है। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है कि एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़कर इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो हमको सिद्धांत बताना है, इसमें कौन सा सिद्धांत दोस्तों है जो इसमें दर्शाता है। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा राइट क्या रहने वाला है। तो बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा शीर्षगामी, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा समीप दूरभिमुख, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा साम्य धारण, चौथा ऑप्शन हो जाएगा संरक्षण। तो अगर यहाँ पर बात करें हम राइट ऑप्शन के बारे में, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, समीप दूराभिमुख जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 120 प्लस स्कोर करना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल पे बने रहें, वीडियो पे अंत तक बने रहें। हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं जो एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो कथन ए दिया गया है दोस्तों कि बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। तर्क में दिया गया है दोस्तों कि बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है, समाजीकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। तो आइए बात कर लेते हैं ऑप्शन के बारे में दोस्तों। तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में यहाँ पे दोस्तों, तो हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और आर जो दोस्तों हमारे तर्क और अभिकथन जो दिए गए हैं दोनों दोस्तों हमारे गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे कथन और जो तर्क दिए गए दोस्तों दोनों जो रिलेटेड आपस में हैं वो दोनों गलत हो जाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर है दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में चलते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, तो बात कर लेते हैं कि किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों को मौजूद दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन के बारे में। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है कि संवेदी चालक, दूसरा ऑप्शन है कि पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा ऑप्शन है हमारा मूर्त संक्रियात्मक, चौथा ऑप्शन है हमारा अमूर्त संक्रियात्मक। तो अगर बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, संवेदी चालक जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो संवेदी चालक जो दोस्तों चरण है, बच्चे दुनिया के बारे में बुनियादी क्रियाओं जैसे कि चूसने, पकड़ने, देखने और सुनने के माध्यम से सीखते हैं। शिशु अपने आसपास की चीज़ों से सीखते हैं, शिशु अपने आसपास के लोगों से अलग प्राणी है। तो दोस्तों इस तरह से संवेदी चालक के बारे में हमने आपको बताया। तो पहला ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर देखते हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ने से हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप 20 अगस्त को दोस्तों एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपकी अभी भी तैयारी में दोस्तों नहीं हो पाई है अच्छे से, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं। और दोस्तों जिसने भी अभी पहले की जो क्लासेस नहीं देखी हैं, तो दोस्तों वो भी जाकर के चैनल पे दोस्तों जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं सारी क्लासेस जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगी। वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप अगर कोई भी प्रीवियस
सेट या प्रैक्टिस सेट दोस्तों करते हैं तो उसमें आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को, तो दोस्तों जो संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए जो शिक्षक को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरे ऑप्शन के बारे में यहाँ पर बात करें, हमारा क्या दिया गया है कि अमूर्त समस्या पर काम करने के लिए कहना चाहिए। चौथा ऑप्शन है कि परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में यहाँ पर हम। तो राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा कि मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न के बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या दिया गया है हमारे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से पाड़ का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें कि निम्नलिखित में से पाड़ का सही उदाहरण क्या है, तो पहला ऑप्शन है कि सवालों के जवाब बताना, दूसरा ऑप्शन है संकेत व इशारे देना, तीसरा ऑप्शन है भौतिक पुरस्कार देना, और चौथा ऑप्शन जो हमारा दिया गया, हमारा क्या दिया गया दोस्तों कि उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूल को सक्रिय करना। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें हम राइट ऑप्शन के बारे में कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा संकेत एवं इशारे देना। क्या हो जाएगा, संकेत एवं इशारे देना दोस्तों जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, तो ये पाड़ का एक उदाहरण है। आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि पहला ऑप्शन है कि सीखना केवल ज्ञान का अवशेषण है, दूसरा ऑप्शन है कि सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है, चौथा ऑप्शन है कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चों के स्वतंत्र रूप में कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। तो आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगर राइट ऑप्शन के बारे में, तो चौथा ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने में व दूसरे की मदद करने में होता है दोस्तों, करने में है। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित, दोस्तों जो ये सिद्धांत दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आपको जरूर सिद्धांत देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आइए बात कर लेते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। तो दोस्तों व्यक्ति वह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। तो आइए बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में। तो चार ऑप्शन हमको दिए गए हैं, क्या क्या दिए गए कि आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, दूसरा ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तीसरा ऑप्शन है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम में व्यवस्था अभिविन्यास, चौथा ऑप्शन है हमारा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में कि इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, तो थर्ड ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास जो जवाब होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है, चौथा ऑप्शन है कि परीक्षाओं पर प्रतिधात्मक है। तो बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। तो इस तरह से जो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आइए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में दोस्तों कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होगा वो सही हो जाएगा। तो पहला कि बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर है कि
हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दोस्तों ये वाला जो कथन होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है, गलत हो जाएगा। एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान है, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट रहने वाला है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो आइए बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में दोस्तों। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत और चौथा जो ऑप्शन हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, मातृभाषा घर की भाषा। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मातृभाषा घर की भाषा जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो देख लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषताएं हैं। तो बात कर लेते हैं अगर इसके राइट ऑप्शन के बारे में कि लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कि व्यवहारवादी कक्ष, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक संरचनावादी कक्ष, तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर है कि शिक्षक केंद्रीय कक्ष, चौथा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक केंद्रीय कक्ष। तो अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों। तो सेकेंड ऑप्शन जो हमारा दिया गया है कि सामाजिक संरचनावादी कक्ष जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामाजिक संरचनावादी कक्ष जो जवाब होगा हमारा राइट रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों कि अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा। किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा। तो पहला ऑप्शन है मानकीकृत व एक समान, दूसरा ऑप्शन है पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, तीसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है कि पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, चौथा ऑप्शन है संलग्न व संदर्भित। तो आइए बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। जो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, संलग्न व संदर्भित जो जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में बारी बारी से देखने को मिलेंगे। तो आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो आइए बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है रटने की क्षमता का परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता का नापना, तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, चौथा ऑप्शन हो जाएगा पूरे देश में बच्चों की तुलना का मापदंड बताना। तो आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगर राइट ऑप्शन के बारे में। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। क्या हो जाएगा कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर दोस्तों बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगला है कि समावेशन का क्या अर्थ है। समावेशन का क्या अर्थ है। तो आइए बात कर लेते हैं कि सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपमान। तो दोस्तों पहला ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। समावेशन का क्या अर्थ होता है कि सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। क्या दोस्तों, निरपेक्ष होकर अपनाना। दूसरा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा कि अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं का अनदेखा करना। गलत हो जाएगा दोस्तों। थर्ड ऑप्शन के बारे में अगर बात करें यहाँ पर कि भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा राइट रहने वाला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा हर विद्यार्थी को पहचानने और उसका सम्मान करें। हर विद्यार्थी को पहचाने और उसका दोस्तों सम्मान करें। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन जो हमारा दिए गए हैं। और ऑप्शन क्या दिए गए हैं कि प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा कि शिक्षण
कि सामग्री में विविधता शामिल करना। चौथा ऑप्शन है हमारे यहाँ पर कि कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। तो अगर बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में तो सेकंड ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है कि प्रभुत्वशाली समूह के अनुभवों का प्राथमिकता है। तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। जो डिसलेक्सिया रोग है दोस्तों ये मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। तो आइए बात करें राइट ऑप्शन के बारे में दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन है दोस्तों पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है गायन, तीसरा ऑप्शन है सोच और चौथा ऑप्शन है चलना। तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में यहाँ पे तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पढ़ना जो दोस्तों जवाब होगा राइट हो जाएगा। एक डिसलेक्सिया बच्चा जो है दोस्तों वो धीरे धीरे पढ़ेगा और लिखेगा, अक्सर अक्षरों, शब्दों या संख्याओं को उलट देता है, बाएं से दाएं भेद करने में परेशानी होती है, उसमें अपनी क्षमता के प्रति आत्मविश्वास की कमी होती है। तो इस तरह से दोस्तों ये डिसलेक्सिया की एक तरह से परिभाषा होगी जो हमने आपको बताई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है कि अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधि की अनुमति दें। दूसरा ऑप्शन है हमारा कि विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने। तीसरा ऑप्शन है कि बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य दें। और दोस्तों अगर चौथा ऑप्शन हमारे बात करें तो सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करना। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे राइट ऑप्शन के बारे में तो चौथा ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। तो चौथा ऑप्शन जो होगा हमारा राइट हो जाएगा। आइए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर कि प्रतिभावान विद्यार्थी हैं दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है कि जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं। तो बात करें दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन के बारे में तो पहला तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर कि सरल और आसान कार्य को चुनने में प्रवृत्ति रखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अगला है कि में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो हमारा था वो राइट रहने वाला है। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। अगर बात करें यहाँ पर कि क्या दिया गया है, अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं दोस्तों। अगला है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आइए बात कर लेते हैं। प्रोत्साहित करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, दंडित करना चाहिए या अवरुद्ध करना चाहिए। तो बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोत्साहित जो जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा राइट रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए सम प्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है कि विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए सम प्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो आइए देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग किससे बचना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है कि विभिन्न उपसंप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना। दूसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर कि सम प्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना। चौथा ऑप्शन है कि बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। तो आइए बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में। तो चौथा ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या कह रहा है कि बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। तो इस तरह से जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा राइट इसके हिसाब से रहने वाला है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या देखने को मिल रहा है। अगला है कि किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। कि किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। तो आइए बात करें राइट ऑप्शन के बारे में यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है कि जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। तो दोस्तों विफलता को कैसे कम किया जा सकता है, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। तो हमारा जो पहला ऑप्शन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। तो कक्षा में प्रतिस्पर्धा सांस्कृतिक विकास करना दोस्तों। अगला
ऑप्शन है हमारा कि बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। तीसरा ऑप्शन है कि जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना। चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि ऐसा उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं हो। तो आइए बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, जो जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखने को क्या मिल रहा है कि विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके पहले भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था संप्रत्यय से रिलेटेड कि विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो आइए बात करें। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला ऑप्शन है हमारा कि उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। अगला है हमारा कि पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़े। अगला ऑप्शन है हमारा कि नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। तो अगर बात करें राइट ऑप्शन के बारे में, तो थर्ड ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़े। तो इस तरह से जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे कि अगर दोस्तों आप लोग 20 अगस्त को एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं दोस्तों, और आपकी तैयारी नहीं है सीटेट के लिए, तो दोस्तों अभी भी आपके पास बहुत समय है। अगर आप रेगुलर दोस्तों आप लोग वीडियो पे बने रहेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आप 120 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो पे अंत तक बने रहें। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे, जो प्रीवियस ईयर के सेट हैं वही प्रश्न सारे हम आपको करा रहे हैं, जो एग्जाम में दोस्तों बारी बारी से रिपीट होते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।